बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर 26 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जी लिपिड के बारे में। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर था, चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे हम। लास्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किया, उससे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन जो इन सब का जो है वो स्केलेटल के तौर पे चलता है। तो हमने वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसके बाद आज हम जो है वो लिपिड पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लिपिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए जी इंट्रोडक्शन में चलते हैं लिपिड के। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। सो फैटी एसिड के जो डिफरेंट वैरायटी के जो कंपाउंड्स होंगे, हेट्रोजीनियस स्टैंड्स फॉर डिफरेंट वैरायटी के। तो फैटी एसिड के जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लिपिड। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आगे जाके आपको पता चल जाएगा व्हाट इज फैटी एसिड। सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ईथर है मेरे पास, अल्कोहल है, ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर मैं इसमें लिपिड को डिसॉल्व करना शुरू कर दूं तो लिपिड बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है सच एज वाटर, तो वाटर में कभी भी लिपिड जो है वो डिसॉल्व नहीं होता। तो लिपिड का बहुत बड़ा करैक्टर कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अपने आप को डिसॉल्व कर लेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कभी भी अपने आप को डिसॉल्व नहीं करता। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल। ये इससे रिलेटेड और भी जितने कंपाउंड्स आपने सुने होंगे, ये सारे किसमें आते हैं जी? लिपिड्स में आते हैं। और अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो जितनी भी ये डायग्राम में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिश वगैरह, इलायची वगैरह, एग वगैरह, और भी डिफरेंट जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं फ्रूट्स के तौर पे या किसी और चीज़ के तौर पे, ये सारे के सारे सोर्स हैं किसके? लिपिड्स के। These are the hydrophobic compounds. So student, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, फिलिक स्टैंड्स फॉर लवर। वाटर लवर यानी कि जिनकी पानी के साथ अट्रैक्शन होगी, जो पानी के साथ आसानी से क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट करके डिसॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक ऐसे होते हैं जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, उनके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता। जब पानी का असर नहीं होता तो इससे बेनिफिट क्या है? लिपिड हमारे लिए बनाती है सेलुलर मेम्ब्रेन। तो अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो वहां पे दो मेजर चीजें थी। एक था लिपिड जो कि था 20 to 40% और दूसरा था प्रोटीन जो कि था 60 to 80%। तो वहां पे लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व है। इसके अलावा सेल के अंदर बेशुमार ऑर्गेनेलीज थे जो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, उनकी सारी भी मेम्ब्रेन बाय नेचर क्या है? लिपिड और प्रोटीन। तो इस सेंस में चूंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वाटर रिपेलेंट है, इसलिए क्या करता है जी? डिफरेंट सेल्स की मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व होता है। अब इसके अंदर है क्या क्या? इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर आपको याद हो तो कार्बोहाइड्रेट में भी तो कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, यहां पे भी ये है। तो क्या ये उससे डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह? Lipids store double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate. अब कार्बोहाइड्रेट की निस्बत इसमें डबल एनर्जी है। अब ऐसा क्यों? अब कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब इसमें डबल एनर्जी क्यों है? ये है जी रीजन। हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन बहुत कम होती है। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन बहुत कम होगी, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब वो बॉन्ड लिपिड में ज्यादा है तो इसलिए लिपिड के अंदर एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आपके पास कार्बोहाइड्रेट का एक मोल है, अब उसे ब्रेक करेंगे तो वो एनर्जी देगा 4.2 4.3 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आपके पास लिपिड का एक मोल है तो वो आपके पास 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा होता है। तो लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सेम अमाउंट में डबल से भी ज्यादा क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो लिपिड क्या करता है जी? प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, किसके खिलाफ? हीट के खिलाफ और कूल्ड के खिलाफ। और इसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पे भी क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। सो यहां तक तो था इंट्रोडक्शन। आइए अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है असाइल ग्लिसरॉल। सो असाइल ग्लिसरॉल क्या होता है जी? कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड। अभी तक मैंने फैटी एसिड एक्सप्लेन नहीं किया, एक नया वर्ड आ गया जो कि क्या है? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को भी डिफाइन करेंगे और फैटी एसिड को भी डिफाइन करेंगे कि ये होते क्या हैं। सो अभी तक ये पढ़ा कि असाइल ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, यानी लिपिड के दो सब यूनिट हो गए, एक है ग्लिसरॉल और दूसरा क्या है? फैटी एसिड।
ओके जी, मोस्ट अबंडेंट असाइल ग्लिसरॉल जो हमारे फूड में है वो कौन सा है? ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल। इसी को बोलते हैं ट्राइएथाइल ग्लिसराइड और इसी को बोलते हैं क्या? न्यूट्रल लिपिड। अब याद रखिएगा असाइल ग्लिसरॉल के लिए हम एक वर्ड बोलते हैं केमिस्ट्री में एस्टर, ठीक है जी, और वो एस्टर क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल के कंपाउंड को एस्टर कहते हैं। एस्टर की मजीद अगर डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड। आइए जरा ये इक्वेशन देखिएगा, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसे आप बोलते हो एथाइल अल्कोहल, यानी अल्कोहल फैमिली से है। ये जो सेकंड वाला है एसिड है जिसे आप क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड। तो ये जो आपके पास बना है ये आपके पास क्या होगा? एस्टर, और एस्टर को ही हम क्या बोलते हैं? असाइल ग्लिसरॉल बाय रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल। आई जी, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। मैंने अभी कहा ये बना किससे है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। सो इससे पहले कि मैं इसकी फॉर्मेशन बताऊं पहले ये पढ़ते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है और ग्लिसरॉल क्या होता है। सो पहला है जी मेरे पास फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है जी? फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन अटैच विद हाइड्रोजन हैविंग एसिडिक ग्रुप, और वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अटैच विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसमें भी कंडीशन है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होने चाहिए? इवन, और इवन मीन जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं, और वो हो बिटवीन 2 to 30, यानी 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? इवन नंबर। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिनके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इवन होने चाहिए। अब फैटी एसिड का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, जनरल फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो ये है, कार्बन है डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और सिंगल बॉन्ड है R। यहीं पे तो आना है क्या? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन है वो यहां पे आनी है, बाकी 2 चीजें क्या है? फिक्स है। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लिसरॉल की तरफ। अब ये है जी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस लिक्विड, और नॉन टॉक्सिक होता है, स्वीट टेस्ट का होता है, और ग्लिसरॉल जो है वो बैकबोन है किसकी? असाइल ग्लिसरॉल की, यानी ग्लिसराइड्स की। ये है जी आपके पास इसका स्ट्रक्चर, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, हर एक के साथ OH यानी अल्कोहल फैमिली, और बाकी रिमेनिंग वैलेंसी में क्या है जी आपके पास? हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या है जी? ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल। तो आइए जी फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल में क्या है? ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल में ये है जी मेरे पास एक ग्लिसरॉल, और ये है जी ग्लिसरॉल, साथ है जी ये मेरे पास एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, यानी एक ग्लिसरॉल है और 3 मेरे पास क्या है जी? फैटी एसिड। जब ये रिएक्ट करेंगे तब मेरे पास जाके क्या बनेगा? ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल। अब ये देखिए जी हमारे पास ग्लिसरॉल OH दे रहा है और फैटी एसिड क्या दे रहे हैं? H। अब यहां से निकलेंगे 3 वाटर के मॉलिक्यूल, और हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल या ट्राइएथाइल ग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं फैटी एसिड की टाइप की तरफ। सो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड में एक होता है जी सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आइए जी सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है? कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो वो आपके पास क्या होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, मोस्टली स्ट्रेट चेन, क्योंकि ब्रांच वगैरह इनमें नहीं होती। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इन्हें फैट्स बोलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ठीक है जी। तो एनिमल से ये हमारे पास रिसीव होंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। आइए जी बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो आपने सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़े इन्हीं को उलट करते जाइए तो आपके पास क्या बनते जाएंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि आपने कहा कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड, अब हम क्या कह रहे हैं? सिंगल तो होगा लेकिन वो कार्बन का कार्बन से है, साथ कहीं कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड भी होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल भी बिटवीन कार्बन कार्बन। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं जी? मिनिमम एक। जैसे ही एक बॉन्ड आ गया तो अब वो आपके पास क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। ऐसा भी हो सकता है उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो, ऐसा भी हो सकता है 2 हो, ऐसा भी हो सकता है 3 हो, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। 6 से ज्यादा अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। नेक्स्ट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड, जबकि सैचुरेटेड क्या थे? रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड थे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑयल्स बोलते हैं। मोस्टली रिंग
और ब्रांच। तो याद होगा पीछे वाला आपके पास स्ट्रेट चेन थे यानी सैचुरेटेड, और ये आपके पास रिंग भी बना सकते हैं और ब्रांच भी बना सकते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसे हम बोलते हैं जी ऑयल, और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, और ये हमें रिसीव किससे होते हैं जी, प्लांट से रिसीव होते हैं। आइए जी नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इसकी ऑलिक एसिड। आइए जरा इसकी डिटेल में ये जो आपने एग्जाम्पल देखी हैं इनके स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सो पहला स्ट्रक्चर है आपके पास एसिटिक एसिड। बनाने का तरीका आप गौर से सुनिएगा, COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 7 सिंगल बॉन्ड, एक और कार्बन, तो ये कार्बन 1 हो गई, ये कार्बन 2 हो गई। अब इसकी वैलेंसी कितनी पड़ी है जी, 2 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, ये आपके पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड, जिसे आप लिख सकते हो, इस सारे को आप क्या लिखोगे, CH3, साथ क्या है COOH, तो ये आपके पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड, जो कि है पहला कंपाउंड, और ये सैचुरेटेड बाय नेचर है। आइए जी बात करते हैं दूसरे की। ये आपके सामने है ब्यूटेरिक एसिड, जो है C4 यानी 4 कार्बन वाला। ये कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह, C डबल बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चले मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब इसकी वैलेंसी 2 पड़ी है, इसकी भी 2 पड़ी है, इसकी 3 पड़ी है। सब जगह पे आपने क्या लगा देना है, H लगा देना है। अब आपके पास ये बन गया जी क्या, ब्यूटेरिक एसिड। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, और ये COOH। तो ये आपके पास मैंने बनाना सिखा दिया आपको क्या, ब्यूटेरिक एसिड। तो इस तरह ब्यूटेरिक एसिड भी आपके पास बाय नेचर क्या है, सैचुरेटेड है। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड आपके पास C16 है, और इसमें भी सब में कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, ये भी क्या होगा, सैचुरेटेड। नेक्स्ट है जी आपके पास ऑलिक एसिड। गौर कीजिए 9 और 10 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो बताया था जब डबल बॉन्ड हो तो वो आपके पास क्या बन जाती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑलिक एसिड हमारे पास अनसैचुरेटेड है, बाकी ये तीनों हमारे पास क्या थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। आइए जी नेक्स्ट बात करते हैं मजीद सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इनकी, किनकी, फैटी एसिड की। तो स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, और रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन। जितना कार्बन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते जाएंगे, उतनी ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, उतना जो है वो कार्बन एटम के बढ़ने पर इनकी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। अब ये पाल्मिटिक एसिड है जी मेरे पास C16, ब्यूटेरिक एसिड है C4। अब ज्यादा कार्बन किसमें है, पाल्मिटिक में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नीचे मेंशन है कि पाल्मिटिक का मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि ब्यूटेरिक का है जी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जी फैट्स एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर। अब पानी से जब ये लाइटर है तो ये क्या करते हैं जी, पानी की सरफेस पे बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, और इनकी ग्रेविटी कितनी होती है, 0.8। जब भी तो ये पानी की सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो यहां तक तो था हमारा असाइल ग्लिसरॉल। आइए जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास वैक्सेस। अब वैक्सेस हमारे पास क्या है जी, फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द फ्रूट्स एंड लीव्स। तो जो फ्रूट्स हमारे पास होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह या कोई और जो बड़ा बाहर सरफेस से शाइनी होता है, तो वो शाइन उसकी वैक्स की बिहाफ पे होती है। तो जितनी भी प्रोटेक्टिव कोटिंग है फ्रूट्स वगैरह के अंदर, या लीफ की जो अपर लेयर है, आपको पता है वो बड़ी स्मूथ होती है, लोअर लेयर जो है वो रफ होती है। तो अपर के ऊपर हम कहते हैं जी क्यूटिकल की लेयर होती है, असल में वहां पे क्यूटन कंपाउंड होता है, वो बाय नेचर क्या है, वैक्स होता है। सो वैक्स इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है, और ये उनकी बॉडी से क्या होता है, सिक्रीट, जैसे कि हनी बी जो है वो हनी के साथ साथ क्या करती है, वैक्स भी सिक्रीट करती है। सो डेफिनेशन क्या है, केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन होंगे C25 से 35, और विद ओड नंबर, यानी वो 2 पे तकसीम नहीं हो सकते, यानी कि 25 से 35 है तो वो 25 वाला हो सकता है, 27 वाला हो सकता है, 29 वाला हो सकता है, 31 वाला हो सकता है, 33 वाला हो सकता है, 35 वाला हो सकता है। ये हो गए ओड नंबर, और इनके साथ शामिल होगा अल्कोहल, कीटोन्स, एस्टर्स और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये सारे कंपाउंड मैं आपको पिछले लेक्चर्स में क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं, ये सारे कंपाउंड। और
वैक्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ द वाटर एंड अब्रेसिव डैमेज। जैसे मैंने अभी बताया कि लीफ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है वहां पे क्यूटिकल की लेयर होती है। अब वो जो क्यूटिकल की लेयर है वो असल में बाय नेचर क्यूटन कंपाउंड है, जो वैक्स बाय नेचर है, लिपिड बाय नेचर है। वो क्या करता है जी, डायरेक्ट जब सूरज की रोशनी वहां पे पड़ती है तो वो वाटर को वेपर्स नहीं बनने देता और वाटर के लॉस से बचाता है। तो वैक्सिस का काम वाटर के लॉस से बचाना, किन के अंदर, प्लांट्स के अंदर। और इसके अलावा ये वाटर बैरियर है इंसेक्ट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, जैसे शीप वगैरह है, उसकी जो बाहर वाली जो वूल होती है वो सारी की सारी बाय नेचर क्या है जी, वैक्स है, लिपिड है। इसके अलावा बर्ड्स के जो फिदर्स होते हैं ये भी बाय नेचर क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। सो आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो है फॉस्फोलिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी। फॉस्फोलिपिड आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये क्या है जी, पढ़ते हैं जी फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है। तो हमने कहा जी फॉस्फोलिपिड जो है वो फॉस्फेटिडिक के कंपाउंड्स को कहते हैं। और फॉस्फोलिपिड में है क्या क्या, इसमें ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड होगा और फास्फोरिक एसिड होगा। तो अगर आपको याद हो तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों मिलकर तो क्या बना रहे थे, असाइल ग्लिसरॉल। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं असाइल ग्लिसरॉल के अंदर क्या डाल दूं, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। खैर, तो असाइल ग्लिसरॉल, उसके अंदर मैंने डाला फॉस्फोरिक एसिड, क्या बन गया, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस डाल दूं तब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड। अब ये कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस आर कॉलिन हो गया, एथनोलामीन हो गया, सेरीन हो गया। ये कुछ नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि ऐड कर दी जाती हैं फॉस्फोलिपिड में ताकि वो क्या कर सके, हमारे पास फॉस्फोलिपिड बना सके। अब फॉस्फोलिपिड होगा कहां, बैक्टीरिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, लेकिन कहां पर, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है वो क्या होता है जी, फास्फोटाइडाइल कोलिन। जो फास्फोटाइडाइल कोलिन है ये हमारे पास होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। आइए जी जरा फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। फास्फोटिडिक एसिड, क्योंकि फास्फोटिडिक एसिड के डेरिवेटिव फास्फोलिपिड थे, तो जरा हम पहले फास्फोटिडिक देखते हैं वो क्या होता है। ये हमारे पास ग्लिसरॉल था जो पहले भी मैं आपको बता चुका। ये हमारे पास फैटी एसिड का एक फार्मूला, ये दूसरा फैटी एसिड, दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। साथ ये देखिए जी, ये आपके सामने क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। यानी तीसरे फैटी एसिड की जगह हम क्या ऐड कर रहे हैं जी, फॉस्फोरिक एसिड। तो दो फैटी एसिड हो गए, एक ग्लिसरॉल हो गया और एक फास्फोरिक एसिड हो गया। अब मेरे पास क्या बनेगा, फास्फोटिडिक एसिड। अब ग्लिसरॉल मुझे क्या दे रहा है जी, OH, तो फैटी एसिड क्या देगा, H, और इसी तरह फास्फोरिक एसिड भी क्या देगा, H। तो मेरे पास यहां पर तीन वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज, और ये जो आपके पास कंपाउंड रिसीव होगा इसे बोलेंगे फास्फोटिडिक एसिड। अब ये फास्फोटिडिक एसिड साथ तीन वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करने पे बनेगा। अब यहां तक तो था मेरे पास फास्फोटिडिक एसिड। हमने कहा जी साथ इसमें ऐड कर दे नाइट्रोजनस बेसिस, तब ये क्या बन जाएगा, फास्फोलिपिड। अब हम फास्फोटिडिक एसिड से आगे चलते हैं फास्फोलिपिड बनाने के लिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली फास्फोटाइडाइल कोलिन। अब ये किस तरह बनती है जी, ये आपके सामने था फास्फोटिडिक एसिड। अब फास्फोटिडिक एसिड में यहां पे ये ऐड कर दिया जी हमने एक नाइट्रोजन बेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलिन। अब कोलिन अपना OH देगी, एसिड अपना H देगा, तो कंपाउंड जो बनेगा इसे बोलते हैं फास्फोटाइडाइल कोलिन। ये हमारे पास है फास्फोलिपिड। अगर आप इसकी शक्ल देखें तो इसकी शक्ल ये होती है जी, इसे हम बोलते हैं हेड और इसे हम बोलते हैं टेल। ये जो हमारे पास हेड होता है ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होती है यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फैटी एसिड, और ये होता है जी नॉन पोलर, और ये जो है वो वाटर रिपेलेंट होता है। अगर दोनों चेन्स बिल्कुल स्ट्रेट तो हम कहेंगे दोनों फैटी एसिड क्या है जी, सैचुरेटेड। और अगर किसी एक में कर्व है तो इसका मतलब कर्व शो करता है यहाँ पे कौन से फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शामिल है। तो ये कहाँ इन्वॉल्व है, ये देखिए जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने स्ट्रक्चर को देखा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेम्ब्रेन बना रहा है। लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। जो लास्ट टाइप है वो है हमारे पास टर्पिनाइड। अब टर्पिनाइड क्या है जी, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीनॉइड। ये स्टूडेंट आइसोप्रीनॉइड है और इसे हम लिखते हैं जी सिंगल बॉन्ड C5H8। ये वाले यूनिट बार बार रिपीट होते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, टर्पिनाइड। अब टर्पिनाइड ऑन कंडेंसेशन, यानी एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में आप चेंज करते हो तो ये आपके पास रबर देगा। पता है आपको रबर, कैरोटिनॉइड, ये एक
पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर जो कि डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है, जो कि क्लोरोफिल वगैरह ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको स्टीरॉयड हार्मोन्स के तौर पे हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं और आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता है। टर्पीन्स एक केमिकल है जो प्लांट से सक्रीट किया जाता है और ये हर्बीवोर्स वगैरह को रिपेल करता है ताकि वो इसके पास ना आ पाएँ, इंसेक्ट्स वगैरह को भी। अब आइए जी नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लिपिड की तरफ चलते हैं। तो लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पहले बताया था डबल अमाउंट में एनर्जी देता है। पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का, दूसरा सोर्स प्रोटीन एनर्जी देने का। अगर दोनों नहीं है तो फाइनली आपको एनर्जी किसने देनी है जी? लिपिड ने देनी है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी जैसे पढ़ा कि जी सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या डिफरेंट जो ऑर्गेनेली हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन है चाहे वो डबल मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें आ जाके क्या शामिल होती है जी? फास्फोलिपिड यानी लिपिड शामिल होती है। तो इस तरह जो था ये फंक्शंस डिस्कस हो गए लिपिड्स के। तो स्टूडेंट आज हमने लिपिड को डिस्कस किया, लिपिड्स की सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस की, उसके सारे फार्मूले मैंने आपको बनाना सिखाए और लास्ट पे हमने उसके फंक्शन भी डिस्कस किए। तो इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो था वो हमने डिस्कस किया, कंप्लीट भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।